अनफ्रूटफुलनेस ऑफ द ऑर्चार्ड, कई बार ना फल नहीं आते ऑर्चार्ड में, क्या उसके कारण हो सकते हैं, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। तो टुडेज आवर टॉपिक विल बी अनफ्रूटफुलनेस ऑफ ऑर्चार्ड, अनफ्रूटफुलनेस ऑफ ऑर्चार्ड। बोले तो उद्यानों में अफलन किसे कहते हैं भाई, कई बार फल आते नहीं है, कई बार ना बेकार आ जाते हैं, कई बार बिल्कुल घटिया किस्म के मतलब घटिया आ गए, बेकार आ गए, नहीं आए, कम आ गए, दैट विल बी अनफ्रूटफुलनेस। तो किसी फल वृक्ष या फल वृक्षों द्वारा, मतलब एक वृक्ष हो सकता है, बहुत सारे वृक्ष भी हो सकते हैं, वो सारे ना फल दे ही नहीं रहे, या बहुत ही कम दे रहे, या घटिया क्वालिटी के दे रहे। तो ये सारी कहानी ना भाई, पूरी की पूरी जो कहानी है वो अफलन को बताती है, अनफ्रूटफुलनेस को बताती है कि फल आ ही नहीं रहे, फल तो बिल्कुल कम आ रहे या बिल्कुल बेकार आ रहे, तो उसको बोलते हैं अनफ्रूटफुलनेस। व्हाट विल यू से इट? अनफ्रूटफुलनेस। इज इट क्लियर? देखिए अनुत्पादकता, अनुत्पादकता अलग चीज है बेटा, अनुत्पादकता अलग चीज है, अनफ्रूटफुलनेस अलग चीज है। अनुत्पादकता, अनप्रोडक्टिवनेस वो अलग है। अनप्रोडक्टिवनेस का मतलब ये है भैया खर्चा ज्यादा लग रहा है, आमदनी कम हो रही है, मतलब इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करते हैं अनप्रोडक्टिविटी, अनप्रोडक्टिविटी। तो ये देखो अफलन अलग चीज है, फल आ ही नहीं रहे, कम आ रहे, घटिया किस्म के आ रहे हैं, है ना भाई, ये तो हो गया अनफ्रूटफुलनेस। और अनुत्पादकता क्या होगी? आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, आमदनी वो क्या बोलते हैं उसको, रुपया खर्चा ऐसे आते हैं ना, आठन्नी रुपया ऐसे कुछ, मतलब ये मुझे लग रहा है दोनों चीज आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ पे डिफरेंस है, अनफ्रूटफुलनेस में फल कम आते हैं, घटिया किस्म के आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, राइट है। और अनप्रोडक्टिवनेस का मतलब है पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है, इसको बोलते हैं अनुत्पादकता। तो सेकंड चलते हैं, इसके कारण क्या है भाई, क्यों होती है ये, क्यों होती है अनफ्रूटफुलनेस। तो कुछ रीजंस के ऊपर चलते हैं, रीजंस के ऊपर चलते हैं। हाँ, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, राइट है, वो इसमें आएगा, लेकिन अनप्रोडक्टिविटी में आएगा, इसमें तो फल नहीं लगना, आमदनी से कोई मतलब नहीं है। अब इसके कारणों पे चलते हैं। पहला कारण है नंबर 1, इसके रीजंस पे चलते हैं भाई, क्यों होते हैं ये। तो पहला है इंटरनल फैक्टर्स में भी, आंतरिक कारक मतलब अंदर वाले कारक। सबसे पहला है कि भैया इवोल्यूशनरी टेंडेंसी होती है प्लांट्स की, प्लांट की क्या होती है, विकासीय प्रवृत्ति होती है, वो विकास करते रहते हैं। और जिस समय वो विकास करते हैं ना, जिस समय उनका डेवलपमेंट चल रहा होता है, जिस समय उनका इवोल्यूशन हो रहा होता है, उस समय वो फलन नहीं करते, उस समय वो फलन नहीं करते, अपना डेवलपमेंट ही करते हैं। जब डेवलपमेंट होता है उसके बाद करते हैं भाई फलन, राइट है। तो पहला हो गया फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। इसमें फिर पहला है, मतलब ये पहला, इसका फिर पहला, फिर इसका पहला। पहला है अपूर्ण या एकलिंगी फूलों का बनना, मतलब एकलिंगी बोले तो डायोसियस, अपूर्ण बोले तो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट फ्लावर्स या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट जानते हो किसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स? भाई कंप्लीट फ्लावर्स किसे कहते हैं, मुझे लगता है शायद आप जानते होंगे। कंप्लीट फ्लावर का मतलब जिसमें सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बाहर से चले तो कैलिक्स, कैलिक्स जिसको आप बाह्यदल कहते हैं, उसके बाद अंदर चले तो कोरोला जिसको आप दल कहते हैं, उसके बाद फीमेल पार्ट बोले तो गाइनोसियम, जिसको जायोंग या स्त्री केसर कहते हैं। और फिर आगे आपका वैसे गायन, इससे पहले बाहर जो है ना पुंकेसर आ जाते हैं, एंड्रोसियम, पुंगंग, एंड्रोइसियम, जिसको पुमंग कहते हैं। अगर ये सब कुछ आ गए ना, सब एक्चुअली जो डेफिनेशन होती है ना कंप्लीट फ्लावर की, वो वाले होते हैं जिनमें सब आ जाते हैं, राइट है, जिसमें बाह्य दल भी आ गया, दल भी आ गया, जायांग भी आ गया, है ना, और पुमंग भी आ गया, ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट, राइट। बट यहां पर ना इनकी जरूरत नहीं, ये हो या नहीं हो, ये हो या नहीं हो, लेकिन ये दोनों होने चाहिए, नर जननांग भी होने चाहिए, बोले तो मेल गोनाड्स या मेल जो है ना फ्लावर पार्ट,
एंड फीमेल फ्लोर पार्ट दोनों होने चाहिए, उसको ही यहां पे टेक्निकली दो को ही बोलते हैं कि भैया नर जननांग भी है मादा जननांग भी, उसको कंप्लीट फ्लोर बोल दो आप, तो उसको कंप्लीट फ्लावर बोल दो। और जिसके एक भी नहीं है, मतलब एक की कमी है, एक ही है, उसको इनकम्प्लीट बोल दो। तो यहां पर कौन सा हो गया? इनकम्प्लीट, मतलब या तो नरी या मादा ही है, या फिर उनको बोल दो एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? एक लिंगी का मतलब या तो नरी होता है या मादा होता है, और उसको टेक्निकली इंग्लिश में बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस क्यों बोलते हैं? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डाई मीन्स होता है दो, और ओसियस क्या होता है? हाउस। ओसियस क्या होता है भाई? घर होता है, हाउस होता है। अगर किसी पौधे के लिंग के दो घर हो, किसी पौधे के लिंग के दो घर हो, नर अलग पौधे पे रहता है, मादा अलग पौधे पे, यानी दो घर है, नर का अलग है मादा का अलग है, तो उसको टेक्निकली कहा जाता है डायोसियस। और आपको पता है नर अलग पौधे पे मादा अलग पौधे पे, इसका मतलब पौधा एक लिंगी हो गया ना बाबा, पौधा एक लिंगी हो गया। वैसे मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे होता है। एक्चुअली जो डायोसियस का शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी मतलब दो जगह लिंग आश्रित है, तो दो जगह लिंग आश्रित है, इसका मतलब नर अलग पे मादा अलग पे, तो एक लिंगी हो गया, ये एक लिंगी हो गया भाई। एक लिंगी को डायोसियस क्यों कहते हैं? क्योंकि दो जगह होता है, नर अलग पे मादा अलग पे, दो अलग अलग जगह पे होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं डायोसियस। तो खजूर पपीता भांग, यस, खजूर पपीता भांग, डायोसियस। अब देखिए कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिन पे तो पूर्ण होते हैं, मतलब पूर्ण होते फ्लावर। तो पूर्ण मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि यहां पर किसको बोलेंगे? जिसमें नर जननांग भी हो मादा जननांग भी हो, बस इतने से फुल बोल जाते हैं, इतने से कोई यहां ज्यादा फुल बोल जाते हैं। अगर कोई दोनों में से एक ही हो, भाई एक ही पौधे पे दोनों हो, है ना, दोनों होते कहीं पे, जैसे एक ही पौधे पे नर और मादा दोनों ही फूल हो, दोनों ही हो, नर भी हो मादा हो, तो वो तो पौधा ही क्या हो गया? द्विलिंगे या एक लिंगाश्रय। भाई एक लिंगाश्रय क्यों कहते हैं? द्विलिंगी को एक लिंगाश्रय या मोनोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों नर और मादा दोनों जननांग एक ही पौधे पर आश्रित है, मतलब द्विलिंगी है पौधा। तो देखो कितना उल्टा हो गया ना ये, कि द्विलिंगी को क्या बोला जा रहा है? द्विलिंगी को क्या बोला जा रहा है भाई? मोनोसियस बोला जा रहा है, एकलिंगी बोला जा रहा है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या आपका? क्लियर हुआ भाई? हो गया? चलो, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई, दोनों है तो हो जाएगा फ्लावर, और फ्रूटिंग हो जाएगी, राइट है। दिक्कत तो वहां आ रही है ना जहां पर ये कंप्लीट नहीं है, मतलब या तो मादा ही है या फिर वो नर ही है, वहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक पे ही दोनों तो द्विलिंगी हो गए, तो इसमें तो हो ही जाएगा। लेकिन समस्या शुरू होती है यहां से, अगर नर और मादा अलग अलग पौधों पर हो, नर और मादा मतलब फीमेल पार्ट अलग पे है, मेल पार्ट अलग पे है, अलग अलग पौधों पे है, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको एकलिंगी बोलेंगे। जबकि दो जगह लिंग आश्रित है तो उसको द्विलिंगाश्रय या डायोसियस बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? खजूर पपीता भांग, डायोसियस, खजूर पपीता भांग, डायोसियस, खजूर। भाई कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऐसे बस ऊपर ऊपर से मत निकालना इनको, ये लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। इस एग्जाम में तो क्वेश्चन आ ही सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौधों से दूर नहीं जा सकते आप चाहे पढ़े या न पढ़े, पौधों से दूर नहीं हो सकते आप, चाहे है ना, हाँ कुछ भी करें, लेकिन पौधों से दूरियां नहीं बना सकते। इसलिए वैसे भी बेसिकली आना चाहिए, कोई राह चलता आदमी पूछ सकता है आपसे ये बात, राइट है भाई। तो खजूर पपीता भांग, डायोसियस। अब जनरली क्या करते, मान लो अलग अलग है, नर अलग पौधे पे, अब सोचो आप कि नर अलग पे मादा अलग पे, नर मादा अलग अलग हो गए, और उसके बाद ना आपके खेत में आपके नर ही नर पौधे लग गए, तो नहीं लगेंगे ना फलन नहीं होगा भाई, फल नहीं लगेंगे। और अगर आपके खेत में मादा ही मादा पौधे हो गए, सारे के सारे पौधे मादा, सारे मादा है, तो परागण देने वाला नर कहां से लाओगे? तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जब एकलिंगी पादप हो या डायोसियस प्लांट हो तो 10% नर पौधे होने ही चाहिए, 10% नर पौधे होने ही चाहिए। होने चाहिए कि नहीं चाहिए? होने चाहिए। 10% नर पौधे होने चाहिए या नहीं चाहिए? होने चाहिए, राइट है, होने चाहिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हो गया? और आगे बढ़ जाते हैं। अब लेते हैं कुछ और कारण।
आपने कभी हेटेरोस्टाइली का नाम सुना है? हेटेरोस्टाइली नहीं सुना होगा। स्टाइल कहते हैं वर्तिका को। देखिए किसी फ्लावर को अगर आप देखिए तो उसकी स्ट्रक्चर ना ऐसे ऐसे होती है, ऐसे। ये तो हो गया जायोंग, मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा? जायोंग या गाइनोसियम, जिसको फीमेल पार्ट भी कह सकते हैं आप चाहो तो, गाइनोसियम या जायांग। जायांग। अब ये हो गया, ये तो फीमेल पार्ट है। जायांग क्या होता है? स्त्री केसर क्या होता है? मादा जननांग, फीमेल पार्ट, राइट है। ये हो गया नरजन्ना, पुंकेसर। पुंकेसर हो गया भाई। एक को पुंकेसर बोलते हैं, एक को तो पुंकेसर बोलते हैं, लेकिन पुंकेसरों के पूरे ग्रुप को पुमंग बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, ठीक है, पुमंग बोलते हैं। अब ये ना, इसको देखो अलग अलग चीज, इसको ये कौन है? पुंकेसर पूरा का पूरा, है ना, स्टेमन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्टेमन, स्टेमन, राइट है। स्टेमन की भी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं पुतंतु या फिलामेंट, पुतंतु या फिलामेंट, पुतंतु या फिलामेंट। और ये क्या हो गया? परागकोश, एंथर। इसमें क्या भरे होते हैं? परागकण। अब ये बहुत अच्छी जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, हाँ, ये हो गया इसका वर्तिका। वर्तिका कहते हैं स्टाइल, स्टाइल में रहने का, वर्तिका को रहने का। और ये आगे वाला पार्ट उसको बोलते हैं स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र। अभी देखना सारा समझ में आ जाएगा, मस्त समझ में आएगा। कभी, हाँ, कभी ऐसा हो, ये कंडीशन एकदम मस्त है कि कभी ना ये परागकोश फटेंगे, कभी ये परागकोश फटेंगे और उस परागकोश में से पोलन्स या परागकण निकलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, पोलन्स निकलेंगे और निकल के यहां गिर जाएंगे। गिरने के बाद में ना यहां गिर जाएंगे, उसके बाद पराग नली बनती है। पराग नली बनने के लिए बोरोन चाहिए, बोरोन चाहिए। फिर यहां पर कुछ सेल्स होती है जिनको आप ना अंड कोशिका, है ना, ये बोलते हैं, ठीक है, अंड कोशिका या इस तरह से बोलते हैं। तो यहां पर आके वो इसके जो परागकण के अंदर के जो नरयुग्मक है वो इधर आके निषेचन करते हैं। जैसे मान लो ये आया, ये ना दो युग्मक आते हैं, दो गैमेट्स आते हैं, वो आते हैं और इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। इसको ना, हाँ, बोरोन चाहिए पराग नली बनने के लिए, पोलन ट्यूब बनने के लिए बोरोन चाहिए। अब आप सोचो, यही जो स्टेमन है वो ऐसा हो जाए तो कि यहां पर लग रहा बहुत ऊंचाई पे, तो बेटा यहां पर वो परागकण ना कभी गिरेंगे ही नहीं, यहां पर परागकण गिरेंगे ही नहीं, पोलन्स यहां पर गिरेंगे नहीं, साइडों में गिर जाएंगे, इधर गिर जाएंगे। या फिर कभी ये छोटी रह गई, सपोज कभी ये छोटी रह गई इतनी सी, अब तो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो अगर भाई साहब ध्यान दीजिए, अगर जायांग या स्त्री केसर की जो वर्तिका है, ये वर्तिका पूरी अगर ये लंबी हो गई या ज्यादा छोटी रहेगी, पुंकेसरों से उसकी मैचिंग नहीं हो पा रही, पुंकेसरों के हिसाब से वो सेट नहीं हो पा रही, तो उसको, उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं विषम वर्तिकात्व, क्योंकि वर्तिका है विषम, विषम वर्तिकात्व, क्योंकि वर्तिका है विषम, विषम वर्तिकात्व। अरे यार, खुद नाम ही कह रहा है भाई, हेटेरो क्या होता है? विषम, डिफरेंट, और स्टाइल क्या होती है? वर्तिका। तो वर्तिका जो ये आपके है ना स्टेमन्स, पराग, पुंकेसर, उनसे सेट नहीं बैठ पा रही, उनके हिसाब से नहीं सेट है, तो वर्तिका या तो ज्यादा लंबी हो गई, ये बेचारे छोटे रह गए, तो परागण नहीं गिरेंगे भाई, विषम रहेगी ना, ये सम नहीं है ना, हेटेरो रहेगी, होमो नहीं है। तो या तो ज्यादा छोटी, ये बड़ी निकल गई, या फिर बहुत ज्यादा छोटी रहेगी, ये ऊपर निकल गए और ये छोटी रह गई, तो फिर उस दोनों ही कंडीशन में ना परागकण नहीं आके गिरेंगे।
और हो जाएगा एफलन, क्योंकि नहीं हो पाएगा निषेचन, निषेचन, निषेचन। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? मैनू समझ में आया तो बस मैं तो बहुत इतराया। भाई दोबारा देखो, ये मान लेते दिस इज जायांग, बोले तो गाइनोसियम, और ये दूसरा हाथ मेरा हो गया ना, ये हो गया पुंकेसर। अब इसको ऐसे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भाई ये रहना चाहिए, ताकि ऊपर से ना जब भी परागण गिरे तो इसके ऊपर गिर जाए। अब मान लो कभी ना वर्तिका तो ऊपर निकल गई और ये नीचे रह गए, अब गिरा परागण, यहां तो गिरेंगे नहीं कभी, तो होगा ही नहीं। दिस इज हेटेरोस्टाइले। तो जायांग या स्त्री, दिखा देता हूं ना मैं लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ दिखा दो, ले जायांग या स्त्री केसर, ये वाला, ये पुंकेसरीय तंतु, तंतु या पुंकेसरी तंतु है, उससे ज्यादा लंबी हो गई, ये कौन? जायांग। ये कौन? जायांग। तो ये तो हो गया ऊपर, और ये कौन? पुंकेसर। ये पुंकेसर नरजन्नांग, तो ये रह गए नीचे, मतलब ये है ना, ये ज्यादा लंबी हो गई, वर्तिका लंबी हो गई पुंकेसरों से, या फिर विपरीत हो गई या छोटी रह गई, तो इससे भैया स्वयं निषेचन नहीं हो पाएगा, स्वयं निषेचन है नहीं हो पाएगा। और ये कंडीशन काफी जगह मिलती है, बहुत सारी जगह मिलती है, सही कह रहे हो, बैंगन में मिलती है। और यहां पर आपके एग्जाम्पल हो गए चीकू, अनार, लीची, बादाम। चीकू खूब में मिलती है, ये तो केवल एग्जाम्पल होते हैं, आप सारे कवर नहीं कर सकते, सारों को कवर नहीं कर सकते दोस्त, सारे नहीं होंगे, केवल ये तो एग्जाम्पल्स है। तो चीकू, अनार, लीची, बादाम, दाम दाम। कितने बच्चों को यहां कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ हो तो गलत ही रहा है भाई, सही होना चाहिए, वर्तिका को अपनी जगह होना चाहिए, पुंकेसर को अपनी जगह होना चाहिए, मतलब पुंकेसर स्टेमन्स अपनी जगह हो, है ना, और ये आपकी स्टिग्मा जो है ना वो स्टाइल वो अपनी जगह हो, तभी हो पाएगा। चलिए मुझे लग रहा है यहां समझ में आ गया। यहां पर दूसरी हेडिंग भी आपके बीच में आ चुकी है, अब आ गई है भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी। डाइकोगेमी या भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है कि नर जननांग और मादा जननांग का पकने का टाइम अलग अलग होता है। कभी नर जननांग पहले पक जाते हैं, कभी मादा जननांग पहले पक जाते हैं, बस यही है डाइकोगेमी, नर जननांग मादा जननांग का अलग अलग समय पर पकना, अलग अलग समय पर पकना, अलग अलग समय पर पकना, नर जननांग और मादा जननांग का अलग अलग टाइम पे पकना। तो कभी ना नर पहले पक जाते हैं, मान लो नर पहले परिपक्व हो गए, नर पहले पक गए या परिपक्व हो गए, मादा जननांग पुष्प के पके ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटो शब्द दुनिया में कभी आ जाओ, इसका मतलब होता है पहले। प्रोटो प्रोटो पहले रे पहले, प्रोटो रे प्रोटो पहले रे पहले, दुनिया में कभी आ जाओ। प्रोटो मीन्स क्या होता है? पहले 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 पहले। अब एंड्री शब्द कहां से आया? प्रोटो एंड्री क्यों कह रहे इसको? क्यों कहते हैं प्रोटो एंड्री? क्योंकि एंड्री का मतलब हो गया एंड्रोसियम, एंड्री का मतलब हो गया एंड्रोसियम, ANDROECIUM। प्रोटो एंड्री का स्पेलिंग क्या हो गया भाई? PROTO, प्रोटो, ANDRO, है ना, एंड्रोसियम बता रहा हूं मैं, नहीं प्रोटो तो एंड्रोसियम, ANDRO, एंड्रोईCIUM। एंड्रोसियम क्या होता है? पुमंग। व्हाट इज पुमंग? पुंकेसरों का समूह, पुंकेसरों का समूह, पुंकेसरों का समूह। व्हाट इज पुंकेसर? नर जननांग। तो अगर ये प्रोटो है मतलब नर जननांग पहले पक रहा है, एंड्रोसियम पहले पक रहा है, तो उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री। तो ये प्रोटो यानी पहले, एंड्रोसियम यानी पुमंग, और पुमंग कौन? नर जननांग, पुमंग कौन? नर जननांग। तो नर जननांगों का पहले पकड़ा कहलाता ही प्रोटो एंड्री। जिंदगी भर के लिए याद हो गया अगर आपने प्रोटो और एंड्री शब्द को समझ लिया तो। प्रोटो बोले तो पहले, एंड्रोसियम बोले तो नर जननांग, पुमंग। अब लेते हैं, अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, नर की जगह मादा जननांग पहले पक जावे, तो अगर मादा जननांग पहले पक रहे, मादा वाला भाग पहले पक रहा है, तो फिर यहां पर प्रोटो तो प्रोटो ही रहेगा, लेकिन यहां पर जायांग शब्द आएगा, और जायांग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो ये हो गया प्रोटोगाइनी,
गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? जायांग। तो जायांग अगर पहले पकड़ा है, प्रोटो है, पहले पकड़ा है, तो उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करेंगे प्रोटो गाइनी, प्रोटो गाइनी, प्रोटो गाइनी, प्रोटो गाइनी। मैनू तो या इसको दोबारा समझाऊं? अरे बेटा ऐसे क्या कर रहा है? ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। मैं तो कहूँ ऐसी आनी चाहिए बच्चों के। विनायक जी महाराज सबने यही टूटे। देखो भाई, एक तो ये शब्द आने चाहिए आपको कि एंड्रोसियम क्या होता है? मादा जननांग। इधर इस पे लिख रहे हैं अपन नर जननांग। तो फूल के नर जननांगों क्या बोलेंगे? मादा जननांगों क्या बोलेंगे? है देखो, मादा जननांग को बोलते हैं जायांग, जायांग को अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोसियम, है ना बेटा। नर जननांग क्या बोलते हैं? पुमंग, पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम, सॉरी एंड्रोसियम, है ना बेटा। अब जो पहले पक जाए किसी फूल के अंदर, नर जननांग पहले पक गए साहब, नर जननांग पहले पक गए और मादा जननांग पके ही नहीं, दोनों साथ पकेंगे तो होगा ना निषेचन है। मादा जननांग पक गए, नर पके ही नहीं, तो पौधा क्या कहलाएगा भाई? मादा पहले पक गए तो मादा बोले तो गाइनोसियम, पहले बोले तो प्रोटो, प्रोटो का मतलब क्या हो गया? पहले, और पका कौन पहले? गाइनोसियम जायांग, मादा जननांग है ना गाइनोसियम, तो पौधा ही क्या कहलाएगा? प्रोटोगाइनी। हुआ समझ में आया? अब दूसरा देखो, नर जननांग या एंड्रोसियम पहले पक जाए। अब ये एंड्रोसियम ये आपको आते नहीं होंगे मुझे लग रहा है। ये बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले पुंकेसर बनाया था, पुंकेसर, उसको तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टेमन, स्टेमन, स्टेमन। लेकिन वो पुंकेसर जब बहुत ज्यादा पूरे ग्रुप में एक साथ बोले जाते हैं ना बेटा, जब पुंकेसरों को एक साथ बोला जाता है तो उनका नाम होता है पुमंग। व्हाट इज पुमंग? एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। तो नरजन्नांग का पहले पकड़ा, बताओ प्रोटो एंड्री, क्या कहलाएगा भाई? प्रोटो एंड्री। और मादा जन्नांग का पहले पकड़ा, प्रोटोगाइनी। हो गया भाई, बस हो गया काम। तो दोनों कंडीशनें ऐसी है भाई जहां पर फलन नहीं हो सकता है, क्योंकि पकने का टाइम क्या है? अलग अलग है। पुष्पों में नर और मादा जन्नांग की परिपक्वता का समय अलग अलग है। जैसे नर जन्नांग पहले पक गए तो प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री, एंड्री बोले तो एंड्रोसियम, एंड्री बोले तो एंड्रोसियम। जैसे सीता खूब मिल जाएंगे, एग्जाम्पल खूब है, एनिमल्स में मिल जाएंगे। जैसे केचुआ होता है ना, केचुआ, अर्थवर्म, केचुआ, वो प्रोटो एंड्री होता है बेटा। वो नरजन्नांग पहले पकते हैं, उसके अंदर नरजन्नांग पहले पकते हैं। ठीक है बेटा। सर ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। और कंफ्यूजिंग कहां है बेटा? है यार, काय कंफ्यूज, इजी है बेटा, सिंपल है। गाइनोसियम मादा, गाइनो वर्ड ही फीमेल के लिए आता है। जैसे महिलाओं की जो डॉक्टर होती है ना, महिलाओं की लेडी डॉक्टर, महिला रोग विशेषज्ञ, उसको गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। आई हैव कंसल्टेड ए गाइनोकोलॉजिस्ट, ऐसे नहीं बोलती लेडीज वगैरह जो पढ़ी लिखी होती है। आई हैव कंसल्टेड ए गाइनोकोलॉजिस्ट हु टेल मी अबाउट माय डिजीज, आई एम सफरिंग वेरी सीरियसली सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, ऐसे नहीं बोलते क्या? बोलते बेटा। गाइनो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर फीमेल, महिला के लिए, है ना, फीमेल पार्ट के लिए यूज करते हैं, राइट बेटा। बस इसमें क्या कंफ्यूज होना है। और एंड्रो बोले तो नर, एंड्रो बोले तो नर, करते बेटा ये। तो ऐसा कौन कौन सा जहां पर ना प्रोटो एंड्री कंडीशन है? सीताफल, नारियल, अखरोट। अगर नरजन्नांग पहले पक जावे तो भाई कहां चल दिया? नरजन्नांग हो गया, नरजन्नांग। अगर मादा जन्नांग पहले पके तो प्रोटोगाइनी, टोगाइनी, टोगाइनी, मन प्रोटोगाइनी बता दो, बता दो, बता दो, राइट बेटा। बेटा ऐसे ये है ना, ये चिक्की गोस्वामी जी आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, आप यहाँ से विदा हो चुके हैं। ये लड़कियां नहीं बेटा, ये बेटियां होती है पहली बात तो मेरे लिए, और इसकी जरूरत नहीं थी जो आपने लिखा है ना बेटा, जरूरत नहीं थी। बहुत दोस्त गलत जगह गलत फंस गया तू, और इससे बुरी बात नहीं है किसी को यूं चुटकी में बाहर निकाल दे, बहुत बुरी बेइज्जती होती है आदमी की।
तो इसलिए कंट्रोल नहीं रख पाया। आप थोड़ा देखते ना कहाँ चल रहा है, किस दुनिया में है हम लोग, है ना, कैसे लोग हैं यहाँ, कैसे पढ़ रहे हैं ये। और ये एक दिन देखना, इनकी लिस्ट बना लेना, अगर आप अभी भी मेरे को देख रहा है तो इन सारे बच्चों की लिस्ट बना लेना, और सुपरवाइजर की रिजल्ट की अगर कहीं लिस्ट चिपकी हो ना, या कभी भी कोई आईएएस की, तो वहां जाके मिला लेना, आंखों में पानी आ जाएगा तेरे, अगर तैयारी कर रहा है तो। बाकी तो मजे मार रहा तो करता रहे, गलत कर दिया बेटा, ऐसे नहीं। अब लेते हैं डी। किसको समझ में आ गया भाई? एग्जाम्पल भी आ गए, चीकू, केला, अनार, अंजीर, प्लम। चीकू, केला, अनार, अंजीर, प्लम। अब लेते हैं डे, और डी है पराग की नपुंसकता। पराग की नपुंसकता, इंपोर्टेंट पोलन, मतलब पराग कण ही भैया इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट ना रे बाबा, इंपोर्टेंट, IMPOTENT, इंपोर्टेंट कहते हैं नपुंसक को, बंदे को, नपुंसक को या बंदे को। अगर फूल भी पूर्ण है, पुष्प भी पूर्ण है, मतलब उसमें नरजन्नांग भी है, मादा जन्नांग भी है, नरजन्नांग भी है, मादा जन्नांग भी है, लेकिन पराग कणों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, वो वायबल नहीं होते, जीवन क्षम नहीं होते, जीवन क्षम नहीं होते। अरे भाई ऐसे मत लिखिए टफ है, अरे बेटा ऐसे मत लिख, अपने टफ समझता रह, तू टफ समझता रहे, तेरे लिए टफ है, इन बच्चों के लिए ये खेल है। यहां ऐसी कमेंट मत करो बेटा, नेगेटिव कमेंट ना करे कि ये टफ है, ये मेरे को जिंदगी में कभी आए ही नहीं है, कभी आने भी नहीं है। भाई तेरे लिए टफ है, इन बच्चों के लिए मजाक है, सबको आती है, एक एक बच्चे को, इन सबको आती है, एक एक बच्चे को आते हैं सभी। टफ तेरे लिए तो तेरे पास ही रख, यहां बताने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे मत कर, बहुत सिंपल है। अरे क्या टफ है, हर का टर्म बता दिया, उसके हिसाब से जो है ना नाम बता दिया, कहां से टफ आगे, कौन सी दुनिया में जी रहा है यार, ऐसे मत कर बेटा। इससे दुनिया का सबसे इजी पार्ट है, इस पूरी ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का सबसे इजी पार्ट है, इससे इजी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वेरी सिंपल है बेटा, वेरी 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 सिंपल है, हद से भी ज्यादा सिंपल है। इसलिए डोंट कमेंट लाइक दिस, ताकि जिससे बच्चे के दिमाग पे गलत असर जाए। आगे बढ़िए। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब सब कुछ ठीक है, भगवान की दया है, नर जन्नांग भी है उसके पुष्प में ही, मादा जन्नांग भी है, लेकिन जो परागकण है ना भाई, परागकण जो निषेचन करने के लिए चाहिए नर युग्मक, वो परागकण जो है ना जीवन क्षम नहीं है, जीवन क्षम नहीं है, मतलब उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। ले भाई देखो, कुछ पुष्प पूर्ण है, व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर, जिसमें मादा जन्नांग भी हो, नर जन्नांग भी हो, तो सब कुछ नर जन्नांग मादा जन्नांग है, लेकिन बावजूद इसके जो परागकण होते हैं ना बेटा, परागकण वो जीवन क्षम नहीं होते, उनकी जीवन क्षमता लंबी नहीं होती, इसलिए निषेचन नहीं होता। परागकण में तो जीने चाहिए ना, परागकण गिरेगा, उसके बाद परागकण की ट्यूब बनेगी, तब तक तो जीना चाहिए ना, वो तो जल्दी मर जाते हैं, उनकी जीवन क्षमता कम होती है, उनकी वायबिलिटी कम होती है, उनकी वायबिलिटी कम होती है, जीवन क्षमता कम होती है, इसलिए परागकण ही नहीं रहे। जब परागकण ना रहे ना बेटा, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। बस दिस इज इंपोर्टेंट पोलन, नपुंसक परागकण या परागकणों की नपुंसकता। ऐसा कहां मिलेगा? ऐसा अंगूर में मिलेगा। अंगूर की कुछ वैरायटी होती है जिनको बोलती है नॉन वाइबल वैरायटीज, नॉन वाइबल पोटेंट पोलन्स वैरायटीज, तो अंगूर में ऐसा मिलता है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। बेटा देख लाइट आ रही है मनस, आगे बढ़ जाऊं भाई। अब लेते हैं आनुवांशिक, ये कौन सा था पहले, देखिए मैं आपको फिर से एक बार ले चलता हूं शुरुआत की हेडिंग में, ताकि आपके समझ में आए बेटा। ये मैंने शुरुआत किया था, ये आंतरिक कारक चल रहे हैं, अभी इंटरनल फैक्टर चल रहे भाई, अभी क्या चल रहे हैं, इंपोर्टेंट अलग हो, इंटरनल फैक्टर चल रहे हैं। उस इंटरनल में इवोल्यूशनरी भाई, ये पौधे विकास करते हैं या उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर विकास में सारे के सारे आए कि भाई साहब एक है ना, ये आपका एक लिंगी पौधा हो सकता है, ये आया। फिर उसके बाद में ना जो आपकी वर्तिका लंबी छोटी हो सकती है, ये आया। फिर पकने का टाइम अलग अलग हो सकता है, नर अलग जल्दी पकड़े या मादा जल्दी पकड़े, ये हो सकता है, ये आया। फिर उसके बाद में जस्ट अभी ये आ गया ना, उसके बाद लास्ट आ गया इंपोर्टेंट
पोलेंस मतलब इंपोर्टेंट नहीं रे बाबा, इंपोर्टेंट आर नहीं आएगा ना इसमें, IMPOTENT इंपोर्टेंट है ना। तो ये आया, इसमें भाई फूल में दोनों जननांग होते हैं फिर भी परागकण ज्यादा जीवन क्षम नहीं होते, उनकी जीवन क्षमता नहीं होती, तो हो गए। अब हम चलेंगे भाई नेक्स्ट वाला टॉपिक, और अब आ गया सेकंड, ये इवोल्यूशन था, विकासीय प्रवृत्ति थी। अब आ गया आनुवांशिक प्रभाव के कारण, मतलब पहले की दूसरी हेडिंग आ गई, आंतरिक कारकों की दूसरी हेडिंग आ गई, ठीक है। इसमें आर रह गया, आर कौन था, आर नहीं आएगा, हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है बेटा, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट तो यूज करते वर्ड है ना, नपुंसक के लिए वर्ड यूज करते हैं इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट नॉट इंपोर्टेंट, IMPOTENT इंपोर्टेंट ऐसे बोलते हैं। अब लेते हैं आनुवांशिक प्रभाव, इसमें सबसे पहला है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बोले तो इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखना इतना इजी है, खूब इजी है कि भाई जी नर जननांग भी टाइम पे विकसित हो रहे हैं, मादा हुआ उसी समय नर जननांग विकसित हो गया, लेकिन बावजूद इसके नर जननांग या नर युग्मक परागकण और मादा वाला जो पार्ट है बीजांड जिसमें अंड कोशिका है, राइट है, उन दोनों में कंपेटिबिलिटी नहीं है, ल कंपेटिबिलिटी नहीं है नान्या, है कंपेटिबिलिटी में तो संगतता, जैसे तबले पे संगत करेंगे मोहनलाल जी, अभी हारमोनियम पे संगत करेंगे गिरधारी लाल जी, और मैं फलाने लाल जी गाना गाऊंगा, ऐसे नहीं गाते, संगत करेंगे मतलब वो ताल बैठाएंगे साथ में, है ना, परफेक्टली ताल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जननांगों में संगतता नहीं होती, मैचिंग नहीं होती, मैचिंग 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 में कंपेटिबिलिटी नहीं होती। भाई कंपेटिबिलिटी क्या होती है, लगभग मैचिंग होती है, मान सकते हैं आप। तो मैचिंग नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंट होता है नर जननांग, है ना, और मादा जननांग थोड़ा अलग होता है, तो बीजांड अलग हो गया, परागकण अलग हो गया। ऐसी कंपेटिबिलिटी अगर नहीं है, संगतता नहीं है, उनमें कोई मैचिंग नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है अफलन। तो जननांग पूरे विकसित भी टाइम पे हो रहे हैं, बावजूद इसके परागकण बोले तो पोलेंस और बीजांड, इन दोनों में कभी कभी कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, डिफरेंट होते हैं, थोड़ा अंतर होता है, जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होते, तो यहां पर भी हो जाता है अफलन अनफ्रूटफुलनेस, अफलन अनफ्रूटफुलनेस, अफलन अनफ्रूटफुलनेस। क्यों चल रहा है बेटा पंखा ही मानस, हो गया। देन वी आर ऑन द, समझ में आ गया क्या भाई, कितने बच्चों को समझ में आ गया, कंपेटिबिलिटी नहीं है भाई, नहीं मैचिंग हो रहे दोनों, तो नहीं हो रहे, क्या कर ले क्या नहीं हो रहे। अब लेते हैं भाई साहब बी, ये किसके कारण चल रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर चल रहे हैं, आंतरिक कारकों में आनुवंशिक कारक चल रहे हैं। अब आ गया सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब स्वनिश्चयता, अनिश्चयता या स्वबंध्यता ऐसे बोल देते हैं, दोनों बोलते हैं बेटा। नर मादा दोनों जननांग यहां भी थे यहां पर भी है, लेकिन निषेचन नहीं कर पाते, सेल्फ स्टेराइल है। भाई पहले वाले में क्या थी, संगतता नहीं थी, मैचिंग नहीं थी, अब की बार मैचिंग है फिर भी नहीं कर पा रहे। स्वबंध्यता का मतलब क्या हो गया कि दोनों जननांग भी है, मैचिंग भी है, लेकिन नहीं हो रहा किसी कारण से नहीं हो रहा है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, तो उसको ले टर्म यूज। भाई यहां तो क्या है, यहां तो प्रॉब्लम ही क्या थी कि संगतता नहीं थी, कंपेटिबिलिटी नहीं थी। यहां पर क्या है, सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं होता, फिर भी कभी कभी नहीं होता, सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। तो नर मादा दोनों जननांग है भी, पर फिर भी निषेचन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। जैसे सेव, आड़ू, इनकी कुछ वैरायटी में ऐसा होता है। अब आ जाइए संकरीकरण, हाइब्रिडिटी में क्या होता है, देखो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये ए प्लांट, ये बी प्लांट, फिर इन दोनों के गेमिट्स आते हैं नर के हाथ, जैसे मान लो ये नर है, इसमें n बराबर ना 24 है, एग्जाम्पल है, और मादा भी n बराबर 24 है, तो इसके ना
2n बराबर 24, 2n बराबर 24, तो गेमिट्स बढ़ेंगे, n बराबर 12 इसके आएंगे, n बराबर 12 इसके आएंगे और दोनों जुड़ेंगे, वापस 2n बराबर 24 हो जाए। गेमिट हमेशा हाफ होते हैं, जैसे आई हैव द क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 26, 2n बराबर 26, बट मैं गेमिट फॉर्मेशन करूंगा, स्पर्म बनाऊंगा, तो उसमें तो आधे आएंगे भाई, n बराबर 23 आएंगे, 2n बराबर 46 है मेरे पास, लेकिन गेमिट में कितने आते हैं, n बराबर 23 आते हैं। तो सेम कहानी है कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन करा रहे तो आने तो आधे चाहिए कि नहीं आने चाहिए। सोचो आप, एक पौधा जो 2n बराबर, जिसकी क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 24, एक पौधा जिसके दूसरे मादा पौधा उसके भी 2n बराबर 24, 24 हो गए ना, तो n कितने आने चाहिए इधर से, n बराबर 12 आने चाहिए, n बराबर 12 आने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि गुणसूत्रों का ये जो आते हैं ना, ये कई बार सही नहीं आते, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता, कि इधर से जो है ना n बराबर 12 आने थे, मादा के भी n बराबर 12, गेमिट्स में आधे आने थे, आधे आधे, लेकिन कई बार 13 आ जाते हैं। यस, कई बार वो 12 की जगह 13 आ जाते हैं, या कई बार 12 की जगह 11 आ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है ना फिर आगे वो न तो बीज बना पाते हैं। भाई समझ में आया क्या? मैं दोबारा, चलो मैं समझाता हूं, एक बार पहले ये लिखा हुआ देखो, फिर मैं आगे वाली स्लाइड में समझाता हूं। संकरीकरण क्रिया में गुणसूत्रों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडिटी। अभी देखना आप, जैसे मान लेते कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई मेल प्लांट है, नर पादप, इसके अंदर मान लेते 2n बराबर 20 है, तो ये नर पादप हो गया क्रॉस, ये मादा है, मादा में भी वही आएगा क्योंकि प्लांट तो वही है, नर मादा तो अलग हुए हैं, तो इसमें भी 20 है। अब ये गेमिट फॉर्मेशन करेंगे, अब आप संकरण कराओगे तो गेमिट तो मिलेगा आके, तो इधर युग्मक बनेंगे, वो आधे होते हैं बेटा, गेमिट कह दो उनको, युग्मक कह दो, एक ही बात है। और गेमिटों में गुणसूत्र संख्या हमेशा आधी आती है। कितनी आती है? आधी आती है, n बराबर 10 आएगी। इधर से भी गेमिट फॉर्मेशन होगा तो आधी आएगी भाई, n बराबर 10 आएगी। फिर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, तो ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, इसको बोलते हैं मनुष्य में शुक्राणु, इसको मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो वापस संतान क्या हो जाएगी, 2n बराबर 40। इस संतान को क्या बोलते हैं? संकर। संकर क्यों बोला? क्योंकि दो अलग अलग पौधों से बनी हुई है, दो अलग अलग पौधों से बनी हुई है, इसलिए क्या कहलाएगी? संकर। लेकिन अगर ये गुणसूत्र आते टाइम यहां पर 10 की बजाय 11 आ जाए या 9 आ जाए, मतलब सही नहीं आए क्रोमोसोम, सही नहीं आए क्रोमोसोम, ठीक है भाई, जो सही नहीं आए क्रोमोसोम, गलत आ जाए, किसी के ज्यादा आ जाए, किसी कम आ जाए, तो यहां पर फिर 20 नहीं, 14 नहीं होंगे भाई। मान लो एक ने भी गलती से, एक भी गलती से 11 लेके आ गया, तो फिर तो 41 हो गए, और 41 तो बहुत गलत संख्या है, आगे गेमिट ही नहीं बनेंगे, न तो निषेचन होगा, पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि 10-10 होगा तो ही ये बनेंगे, और बन भी गए मान लो निश्चन हो गया तो भी वो आगे बीज पैदा करने लायक नहीं रहेगा। दिस इज हाइब्रिडिटी, संकरीकरण से हो गया अफलन, 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 हाइब्रिडिटी या संकरीकरण से हो गया अफलन, अफलन। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा बताएं? आ गया, मस्त, परफेक्ट, थैंक यू, आ गया। अब लेते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, अभी जस्ट ही मैंने आपको कहा था कि भैया ये जायांग है और ये पुंकेसर है। अब यहां पर ये जो परागकोश है ना बेटा, परागकोश, इसके अंदर भरे होते हैं, इस परागकोश में भरे होते हैं परागकण। कभी ये परागकोश फटेगा, यहां पर परागकण गिरेंगे, इनमें से कुछ एक आधा परागकण क्या करेगा? पराग नली बनाएगा, उस नली में से होके नर और मादा युग्मक आएंगे और निषेचन करेंगे, राइट। तो अगर मान लो किसी कारण से पराग नली धीरे धीरे ग्रोथ करे, कोई भी फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, कार्यकीय प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से पराग नली धीरे 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 बढ़ी। अब जब तक ये पराग नली धीरे धीरे बढ़ी ना, तब तक तो नर युग्मक थे, उनका टाइम ही खत्म हो गया, मर गए, वो मर गए, वो मर गए, ठीक है।
तो ये परागकण, ये जो अंदर के परागकण है ना, इनके नरयुग्मक, ये नली धीरे धीरे बढ़ी तो बेचारे वो धीरे 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 नरयुग्मक आए। तो ये जब तक ये नली को बनती है ना, तब तक तो उससे पहले तो खत्म हो चुके हैं, तब तक तो वो सारे के सारे खत्म हो चुके। तो पराग नली की अगर धीमी वृद्धि होती है, सपोज पराग नली अगर धीमी वृद्धि करती है, या फिर परागण देरी से होता है, या फिर जल्दी हो गया, तो नहीं हो पाएगा फलन, तो नहीं हो पाएगा फलन, तो नहीं हो पाएगा फलन, क्योंकि वायबल नहीं रहेंगे पोलैंस। करेक्ट बात है बेटा। ऐसे CN रेशियो सही नहीं है। जानते हो CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, और प्लांट्स के अंदर ना इसको टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन अनुपात भी कहते थे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ही कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट में ही तो कार्बन होता है भाई। तो इनको क्या बोलते थे वैसे तो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ही, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, यही है, यही है। लेकिन कार्बन होता कहां प्लांट में? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन होता कहां है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन ज्यादा इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो कार्बन ज्यादा उसके अंदर, राइट है। तो कार्बोहाइड्रेट, अब सोचो कार्बोहाइड्रेट या कार्बन ज्यादा है तो फलन होगा, होगा होगा, फलन होगा, होगा होगा, तो फ्रूटिंग होगी। कार्बन ज्यादा है तो फ्रूटिंग होगी, सुन लिया, मोगी। कार्बोहाइड्रेट या कार्बन ज्यादा है तो फ्रूटिंग होगी। अगर ये नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो फिर केवल वृद्धि होगी। नाइट्रोजन तो वृद्धि पे ही जोर देता है शुरू से ही, आपने पढ़ भी लिया होगा। नाइट्रोजन का काम होता है केवल वृद्धि कराओ, वृद्धि कराओ, वृद्धि कराओ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन वृद्धि कराओ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन वृद्धि कराओ। और जब नाइट्रोजन ज्यादा होती है ना, तो फिर पौधा वृद्धि ही करता रहता है। और जिस समय वो वृद्धि करता है, जिस समय वो वृद्धि करता है, कभी भी फ्रूटिंग नहीं करता है। आप दोबारा सुनना मेरी बात। अगर किसी खेत में, अगर किसी खेत में या किसी बगीचे में हमने नाइट्रोजन ज्यादा दे दी, तो फिर वो पौधे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते। आपको पता है पहले वृद्धि होती है, जब वृद्धि लगभग हो चुकी होती है तो फिर फलानी आप बीज बनते हैं बाद में। लेकिन आपने तो नाइट्रोजन देके भूल गए, आप तो वो वृद्धि, पौधा वृद्धि वृद्धि करते जा रहा है। और जब वो वृद्धि करता रहा, जबकि उसका टाइम किसका आ गया था? फलन का। तो फलन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने नाइट्रोजन इतनी ज्यादा दिया, वो तो वृद्धि में लगा रहा बेचारा। उसने तो अपनी सारी एनर्जी वृद्धि में लगा दी, ग्रोथ में लगा दी, फ्रूटिंग होगी ही नहीं। इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो वृद्धि होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी। और अगर कार्बन ज्यादा हो गया तो, कार्बन ज्यादा हो गया तो, कार्बन ज्यादा हो गया तो फिर फ्रूटिंग होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। कितने बच्चों को आया समझ में? कितने बच्चों को आया कि एक ही तो कंसेप्ट है, कार्बन ज्यादा फ्रूटिंग, फ्रूटिंग, नाइट्रोजन ज्यादा वृद्धि, वृद्धि, कार्बन ज्यादा फ्रूटिंग, फ्रूटिंग, नाइट्रोजन ज्यादा वृद्धि, वृद्धि। जब वृद्धि फलन नहीं, वृद्धि तो फलन नहीं, वृद्धि तो फलन नहीं। जिस समय वेजिटेटिव फेज चल रही है, वेजी तो वृद्धि होगी, फिर फलन नहीं होगा। जिस दिन वृद्धि रुक जाएगी उस दिन फलन हो जाएगा, जिस दिन वृद्धि रुक जाएगी उस दिन फलन हो जाएगा, सिंपल, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए? किसको ज्यादा रखना चाहिए? क्या हमें केवल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, वृद्धि नहीं करने देनी चाहिए? नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ग्रोथ तो करेगा वो, भाई ग्रोथ तो करना पड़ेगा उसको। तो आप एक रेशियो रखो, और सबसे बेस्ट जो रेशियो होता है ना, वो होता है 3:2। 3 रखो कार्बोहाइड्रेट, 3 रखो कार्बोहाइड्रेट या कार्बन, और 2 रखो नाइट्रोजन। तो वृद्धि भी होगी, फलन भी होगा, वृद्धि भी होगी, फलन भी होगा, दोनों काम बढ़िया होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि बेस्ट फ्रूटिंग के लिए या फ्रूटफुलनेस के लिए, फ्रूटिंग के लिए CN रेशियो रखना चाहिए 3:2, 3:2, राइट। तो इस तरह से यहां पर ना इंटरनल फैक्टर सारे कंप्लीट हो जाते हैं। पोटास का, पोटास अलग चीज है बेटा, पोटास के अलग काम है। पोटास क्वालिटी लाता है। पोटास के क्वेश्चन आया, पोटास क्या करता है? पोटास क्वालिटी लाता है, पोटास क्वालिटी लाता है, ठीक है बेटा। पोटास क्वालिटी लाता है, पोटास रोगों कीटों से बचाता है, राइट है। चलिए नेक्स्ट वन, अब है बाह्य कारक।
बाहर वाले फैक्टर पढ़ाओ जी, अंदर वाले तो मेरे बिल्कुल देखो हार्ड नहीं है बेटा, ना हार्ड नहीं है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन आया कि सर नेरो बढ़िया रहेगा या फिर वाइड बढ़िया रहेगा। पहले तो नेरो और वाइड क्या होते हैं भाई, ये ज्यादा, अगर ये नेरो रहा, देखिए एक क्वेश्चन आया बहुत अच्छा कि सर CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अगर संकीर्ण हो तो क्या होगा, नेरो हो तो क्या होगा, और अगर यही वाइड हो मतलब विस्तृत हो तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना है संकीर्ण क्या होता है, वाइड क्या होता है। भाई ये अभी देखो 3:2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3:2 को आप कह सकते हैं 3/2, और इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1.5 राइट। अब कभी मान लो ऐसा हो गया कि ये 3 की बजाय ना कार्बन, ऊपर वाला कार्बोहाइड्रेट या कार्बन, ये 5 हो गया, तो 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5, 2.5। इसको तो बोलेंगे कम हो गया, इसको तो बोलते हैं संकीर्ण या नेरो, इसको नेरो बोलेंगे। और ये ज्यादा है ना, गैप ज्यादा हो गया 5 और 2 का, तो इसको बोलेंगे वाइड। अब आप तो खुद ही बता दो मुझे कि इनसे होगा क्या, खुद ही बता दोगे आप खुद ही बता दो कि भाई 5/2 से क्या होगा और 3/2 से क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद ही बताओ, इसमें क्या है बेटा, कार्बन कम है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर संभावना है कि, ये तो खैर बेस्ट है वैसे भी, देखो ये तो अपन ने क्या कहा, आइडियल कहा इसको, तो ये तो आइडियल है, ये तो आइडियल है, तो इसको तो वैसे में पढ़, लेकिन मान लो इससे और कम हो जाए, अगर ये अपन इसको 3/2 की बजाय 2/2 ही कर ले, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहां पर देखो कार्बन क्या हो गया, कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, तो फ्रूटिंग कम हो जाएगी भाई, फ्रूटिंग कम हो जाएगी, फ्रूटिंग कम हो जाएगी क्योंकि कार्बन कम हो गया, ऊपर वाला तो कम होते ही क्या होगा, ऊपर वाला कम होती ही फ्रूटिंग कम, और नीचे वाला कम होते ही वृद्धि कम, बस। तो अगर आपने ऊपर वाला ये सही रखा तब तो सही काम होगा, लेकिन आपने ऊपर वाला बढ़ा, अब ये कंडीशन क्या करेगी बताओ, 5/2 वाली समझ में ये क्या करेगी, ये वाइड वाली, कि आपने कार्बन ज्यादा कर दिया, नाइट्रोजन कम रह गया, तो इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ भी तो होनी चाहिए ना सही तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये फ्रूटिंग करेगा, ग्रोथ को रोक देगा अगर वाइड होगा तो, और नेरो हो गया, इससे कम हो गया, तो वो क्या करेगा, वो ग्रोथ कर देगा, फ्रूटिंग रोक देगा। अरे बेटा ऊपर वाला ज्यादा हो गया ना, तो ऊपर वाला ज्यादा होते ही उत्तर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ऊपर वाला ज्यादा होते ही उत्तर ज्यादा आएगा, और उत्तर ज्यादा आते ही फलन होगा, फलन होगा, फलन होगा, फलन होगा, फलन होगा। और अगर नीचे वाला ज्यादा होगा तो उत्तर कम आएगा, जिसको नेरो कहेंगे आप, तो फिर ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, तो फिर क्या होगी, ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि, हो गया। बस नेरो और वाइड ये होते हैं। तो देखो फ्रूटिंग के लिए बढ़िया कौन सा है, वाइड, और ग्रोथ के लिए बढ़िया कौन सा है, नेरो। इसका उत्तर कम आए तो वृद्धि ज्यादा होगी, उत्तर कम कब आएगा, जब नाइट्रोजन बढ़ जाएगी, और अगर ऊपर वाला ज्यादा हो गया नीचे वाला कम रह गया, मतलब उत्तर ज्यादा आ गए, तो फिर फ्रूटिंग होगी, फिर क्या हो जाएगी, फ्रूटिंग। ठीक है भाई, थैंक यू बेटाओ, हो गया भाई। अब लेते हैं अफलन के बाह्य कारक, अफलन क्यों होता उसके बाहर वाले कारण लेते हैं, राइट। तो एक तो देखो बाहर वाले कारण, एक तो प्रतिकूल मौसम, कि भाई एप्पल को फ्रूटिंग तभी होगी जब उससे ठीक पहले, एप्पल के जो एप्पल आने वाले जो सीजन है उससे ठीक पहले अगर बर्फ गिरेगी, तो ये मान लेना एप्पल बहुत लगेगी। लेकिन गलती से अगर एप्पल इस बार मान लो बर्फ गिरी नहीं, तो एप्पल नहीं होगी, एप्पल नहीं होगी, सिंपल। अरे एप्पल नहीं होगी। अगर मान लो आपने केला बो दिया और नमी है ही नहीं वातावरण में, तो उसके लिए तो एडवर्स चीज होगी, उल्टा काम हो गया, उसके तो फ्रूटिंग नहीं आएगी, सीधी बात है। ऐसे ही देखो पोषक तत्वों की स्थिति फर्क पड़ेगा, अगर फास्फोरस नहीं है फ्लोवरिंग नहीं है, फास्फोरस नहीं है तो फ्लोवरिंग नहीं है, बोरोन नहीं है तो फ्लोवरिंग नहीं है, सल्फर नहीं है तो फ्लोवरिंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन है भाई कि फास्फोरस, बोरोन और सल्फर तीनों क्या करते हैं, इनकी कमी से फ्लोवरिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये फ्लोवरिंग के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए बापू, चाहिए, चाहिए बापू, चाहिए। अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो गई तो फिर वृद्धि होगी, फलन रुक जाएगा, फलन प्रभावित हो जाएगा।
ये तो भी बात की ना अपन ने। तो न्यूट्रिएंट्स का भी बैलेंस होना जरूरी है। आपने नाइट्रोजन ज्यादा कर दी तो केवल वृद्धि करता रहेगा, फ्रूटिंग नहीं होगी। ठीक है भाई, वनस्पतिक वृद्धि होती रहेगी, फ्रूटिंग नहीं होगी। रोग कीटों का प्रकोप, अगर आपके जो बगीचा है उस पर रोग लगे पड़े हैं, कीट लगे पड़े हैं, तो नहीं होगी। फल ही गल जाए, उनके फल है तो आए हुए गल जाएंगे, या फिर जो फूल है वो गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे, राइट। अगर आपने इरिगेशन मिसमैनेजमेंट कर दिया, मिसमैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन, अगर आपने समय पे सिंचाई नहीं की, टाइम पर पानी नहीं दिया, तो भी अनफ्रूटफुलनेस हो जाएगी, तो भी अनफ्रूटफुलनेस हो जाएगी, राइट। कटाई छटाई का भी टाइम पर नहीं किया, मान लो आपने ना प्रूनिंग टाइम पर नहीं की, प्रूनिंग टाइम पे नहीं की, तो भी भैया फ्रूटिंग रुक जाएगी, अनफ्रूटफुलनेस आ जाएगा बेटा। ठीक है भाई, पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा दे तो क्या होगा, अफलन हो जाएगा उल्टा। ज्यादा ज्यादा नहीं देना बेटा, सही देना है। ज्यादा से फ्रूटिंग नहीं होती कभी भी, सही देना है, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट देना है भाई। जमीन सही नहीं है, अनसुटेबल लैंड है, मतलब उसको नहीं चाहिए क्षारीय मिट्टी और आपने क्षारीय में ले जाके बो दिया, उसको नहीं चाहिए अम्लीय मिट्टी, उस आपने एसिडिक में ले जाके बो दिया, तो भी अफलन हो जाएगा।